नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, चुनाव आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना में जो दुभंग हुआ है उसकी केस पड़ी हुई है। उस पे से कोई निर्णय ही आ नहीं रहा है, कोई नतीजा आ ही नहीं रहा है। बार बार इस पर चर्चा होती रही। अब तो चुनाव आयोग ने पिछले 3 महीने हो गए, दो जो फाड़ हो गए, दो गुट हो गए, एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे का गुट, उन दोनों गुटों को अलग अलग से पार्टियों का नाम दे रखा है कि भाई आपको बाळासाहेबांची शिवसेना कहा जाएगा और आपको शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ऐसा कहा जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह दे रखे हैं और ये मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और तारीख पे तारीख हो रही है, उसी ढंग से चुनाव आयोग के सामने भी ये मामला चल रहा है। आपको शुरुआत से अगर याद होगी तो इस बारे में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट मामला जाने का कारण ये था कि जो लोग शिंदे के साथ जो एमएलए चले गए, आमदार विधायक चले गए, उनमें से 16 लोगों को निलंबित करना या पार्टी से उनको निकाल देना, ऐसा जब कार्रवाई शुरू की गई तब उन 16 लोगों ने, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है। और वो शुरुआती मामला है जो कि उद्धव ठाकरे गुट के लोगों ने या गुट के नेता ने विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल, इनके पास एक लेटर भेजा और कहा कि इन 16 लोगों को पार्टी से और विधानसभा से निष्कासित किया जाए, निलंबित किया जाए। तो उपाध्यक्ष जो नरहरी झिरवल है, उन्होंने उन 16 लोगों को एक नोटिस भेज दी और नोटिस ये थी कि 48 घंटे में आप जवाब दे कि भाई आपको आपकी विधायकी या आपकी एमएलएशिप जो है वो निष्कासित क्यों नहीं की जाए, आपको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जाए। और वही लेकर वो 16 एमएलए जो थे, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे है, वो सुप्रीम कोर्ट पर जा पहुँचे कि हमको जो नोटिस आई है वो नोटिस में 48 घंटों की मोहलत दी है, टाइम दिया है, वो कम से कम 7 दिनों का होना चाहिए। 48 घंटों का कोई समय नहीं होता और इसलिए ये नोटिस ही इल्लीगल है जो उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल ने हमें भेजी है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने उप सभापति या जो हम जिसको डिप्टी स्पीकर बोल सकते हैं, उनको रोक लगा दी कि भाई आप इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते, इनको मुदत बढ़ा कर देनी चाहिए वगैरह वगैरह। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है? उनको डिस्क्वालीफाई करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं। उनको जो नोटिस दी गई थी वो 48 घंटों की थी, यानी 2 दिन की मोहलत दी गई थी, वो कम से कम 7 दिनों की चाहिए। इसलिए वो 16 एमएलए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, दहलीज पर गए थे और अभी भी उसका कुछ नतीजा नहीं आया है। और बार बार बोला जा रहा है कि वो 16 लोग अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो चुनाव आयोग जो भी कुछ निर्णय दे उसमें कोई आशय नहीं बचेगा। लेकिन वही तो गलत नींव पर खड़ी की गई इमारत है। सुप्रीम कोर्ट में 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का कोई मामला है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी देश की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। जो डिफेक्शन लॉ है या 10वां परिशिष्ट है, जो कुछ भी है, उसके तहत अगर एमएलए या एमपी यानी जो लेजिस्लेचर का जो मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई करने का सबसे पहला अधिकार
वहाँ के स्पीकर अध्यक्ष जो होते हैं, सभापति होते हैं, उनका होता है। और अगर वो जो उसको डिस्क्वालीफाई किया गया उसको मंजूर नहीं होगा तो वो उसके लिए कोर्ट में जा सकती है। तो ये मामला अगर डिस्क्वालीफाई सभापति ने ही किया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो भी कैसे सकता है, लेकिन उस पर चर्चा चल रही है। और इसलिए जो कुछ दो फाड़ वगैरह हुए थे उसके बारे में चुनाव आयोग कोई डिसीजन ना ले, ऐसा निर्बंध शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। लेकिन सरन्यायाधीश बदलते गए और तीसरे सरन्यायाधीश आते आते जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म किया गया इस चीज के लिए, उसने सिर्फ आज तक एक ही निर्णय दिया है कि भाई हमारा जब कुछ सुनवाई होगी, लेकिन हम चुनाव आयोग पर लगाया गया निर्बंध है, प्रतिबंध है, वो उठा रहे। आपको जो कुछ करना है आपकी कार्रवाई आप करें, चुनाव आयोग करे, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसके बाद ये दो पार्टियों का नाम दिया गया वगैरह वगैरह। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वो सुनवाई होगी कि नहीं इस पर भी एक सवालिया चिन्ह लगाया गया। क्यों? क्योंकि शिवसेना उबाठा के नेता उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने 5 जजों की जो बेंच है, घटना जिसको हम संविधान पीठ बेंच बोल सकते हैं, उस पर ही सवालिया चिन्ह लगा दिया कि भाई कम से कम 7 जजेस होने चाहिए। तो पहले उस पर डिसीजन होगा, सुनवाई होगी और आगे चलकर और कुछ होगा। मेरा बात ये कहने की मुद्दा यह है दोस्तों कि अगर वही कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो उस पर नतीजा कहां से आएगा? अब फिर ये मामला 5 जजेस या 7 जजेस इस पर आके अटक गया, तो अगली तारीख होगी कि भाई पहले सुनवाई 5 जजेस या 7 जजेस, इस पर 5 जजेस करेंगे। और अगर वो तय करते कि नहीं भाई आपका कहना ठीक है, हम 7 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाते हैं, तो फिर ये तारीख आगे 2-4 महीने जा सकती है, जब तक उस फॉर्मेशन नहीं होगा 7 जजेस का। अगर नहीं होता है और उबाटा सेना की जो मांग है कि 7 जजेस होने चाहिए, वो अगर नकारी जाती है तो 5 जजेस के सामने सुनवाई शुरू हो सकती है। लेकिन ये भी टंगा हुआ मामला है, ना तो उस पर कुछ डिसीजन हुआ है। तो इसलिए बीच में जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसके सामने सब सबूत भेजे गए। वो सबूत जो भेजे गए उस पर मुझे हंसी आती है। मुझे एक जाते जाते एक किस्सा आपको बता दूं। बहुत साल पुरानी बात है, मानो 20 साल पुरानी बात है। मैं पहली बार अमेरिका गया था और वापस आ गया, तो मेरे जेब में कुछ $5-10 के नोट्स जो थे वो वैसे ही थे, वो बदले गए नहीं थे और जेब में रह गए थे। और 2-3 दिन बाद मुंबई पहुंचने के बाद मैं एक दिन सिगरेट खरीदने गया था और गलती से उस दुकान वाले को मैंने $1 की नोट थमा दी सिगरेट लेने के बाद। तो उसने वापस दे दी, वही ये तो नोट यहाँ नहीं चलेगा। तो मैं देखने लगा तो वो $1 की नोट थी। अब मुझे हंसी इस बात की आ गई, अगर उसको चालाकी वो करता और $1 की नोट रख देता तो उसकी उस वक्त की कीमत कुछ ₹52 ₹50 थी और मैंने ₹10 समझकर उसको दे दी थी। तो वो अगर वो नोट रख लेता तो उसका ही फायदा होता। लेकिन वो बात नहीं है, भले वो 40-50 रुपए उसकी कीमत होगी, लेकिन वो कीमत यहां नहीं है। $1 की नोट अमेरिका में चलती है, इंडिया में नहीं चलती, कोई दुकान वाला ले नहीं सकता। और फिर भी वो मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं तो उस दुकानदार के लिए वो 40-50 हम बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह वगैरह, लेकिन उसके लिए तो वो कागज का टुकड़ा था। वो भारत की बाजार में ना चलने वाली नोट थी, भले दुनिया की बाजार में उसकी कीमत ₹50 होगी। तो कागज का टुकड़ा जो होता है, आपको याद होगा 8 नवंबर 2016, 6-7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक
पब्लिक के सामने आकर एक घोषणा कर दी कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, और अभी 4 घंटे के बाद रात को 12 बजे ये जो 50, 500 और 100 के नोट है वो कागज के टुकड़े हो जाएंगे। आपके पास अगर होगे तो बैंक में जाके अगले 50 दिनों में बदली करके ले लो, नए नोट ले लो। लेकिन जो इतने सालों से चलते आए हुए 500 और 1000 के नोट है वो रात को 12 बजे कागज के टुकड़े हो जाएंगे। तो कागज का टुकड़े का मतलब क्या होता है? जिसको उस दुनिया में, उस मार्केट में, उस कारोबार में कुछ कीमत नहीं होती, वो कागज का टुकड़ा होता है। जब तक उसको रिजर्व बैंक मान्यता नहीं देती तब तक वो कागज का टुकड़ा है, और अगर मान्यता भी है और एक दिन वो नोट रिजर्व बैंक रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो वो एक कागज का टुकड़ा बन जाता है। ये सब कागज का टुकड़ा मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसी तरीके से जो मामला दोनों शिवसेना चुनाव आयोग के पास लड़ रही है, तो चुनाव आयोग ने उनको बोल दिया आप असली शिवसेना हो बोल रहे हो तो आपके पास इसके क्या सबूत है वो लेके आ जाओ। और दोनों ने एक एक करके अपने अपने सबूत जमा कर दिए। तो शिंदे के गुट ने कुछ 3 लाख 4 लाख एफिडेविट सबमिट किए, उद्धव की गुट ने कुछ 23 लाख एफिडेविट सबमिट किए, और बाकी बहुत सारे सबूत। लेकिन क्या चुनाव आयोग के सामने जिस ढंग से सुनवाई होती है, जिस ढंग से उसकी छाननी होती है, क्या उस ढंग के छाननी में या चेकिंग में इस एफिडेविट की कुछ अहमियत है? जैसे अमेरिका का डॉलर मुंबई की या दिल्ली की दुकान में सिगरेट या छोले भटूरे खरीदी करने में काम नहीं आते, उसी ढंग से ये जो एफिडेविट बने हैं वो इस केस से कितने रिलेवेंट है, उसकी कोई कीमत अहमियत है या नहीं, ये भी सही सोचा नहीं गया, और इतने 23 लाख एफिडेविट दे दिए गए। आज तक चुनाव आयोग के सामने जब जब पार्टियां टूटी है या हमारी पार्टी असली वगैरह वगैरह दावे किए गए, उस वक्त इतने लाखों की तादाद में, संख्या में किसी ने एफिडेविट सबमिट नहीं किया, या लाखों की तादाद में ऐसे कागज सबमिट नहीं किए गए। इसलिए मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के सामने जो लाखों एफिडेविट या जो कुछ कागजात उबाठा शिवसेना ने रखे हैं वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। चुनाव आयोग के लिए या पार्टी रिकॉग्निशन के लिए उसकी कोई भी कीमत या अहमियत नहीं है। इसलिए मैंने जो हेडिंग दिया है कि चुनाव आयोग कोई रद्दी की दुकान नहीं है कि कहीं से भी बहुत सारे कागज के टुकड़े इकट्ठा करो और दे दो, भाई ये ले लो, किलो के भाव से ले लो, टन के भाव से ले लो, क्विंटल के भाव से ले लो। रद्दी ऐसी बेची जाती है ना। पुराने हम तो पत्रकार रहे 50 साल से, आजकल तो टीवी चैनल वगैरह सोशल मीडिया आ गया, लेकिन 30-40 साल पीछे आप जाएंगे तो मीडिया का मतलब अखबार होता था, कागज पर छपा हुआ अखबार होता था। आज सुबह अखबार बाजार में आता था और दोपहर 12-1-2 बजे तक उसकी रद्दी हो जाती थी। जो आज सुबह 4 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में बेचा जाता था, वो रात होते होते कागज का टुकड़ा बन जाता था, किलो के भाव से रद्दी में बेचा जाता था। तो उद्धव ठाकरे गुट ने जो कोई 23 लाख एफिडेविट जमा कर दिए चुनाव आयोग में, उन्होंने तो ले लिए, लेकिन क्या उसकी छटनी होगी, देखा जाएगा ये एफिडेविट किसका है। जो एफिडेविट होता है वो अगर भाऊ तोरसेकर का होगा या कोई ओंकार चौधरी का होगा तो क्या उसको सामने लाकर हाँ भैया तुमने एफिडेविट किया है कि नहीं, ऐसा पूछेंगे? और 23 लाख लोगों को पूछा जा सकता है। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने तो ये सब सुनवाई मजाक बना दिए। ये 23 लाख से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा कुछ कागज के टुकड़े चुनाव आयोग ने भेज दिए, जैसे चुनाव आयोग का मतलब कोई रद्दी की दुकान है। तो चुनाव आयोग उस पर सोचेगा भी नहीं, उसकी छटनी भी करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं और ऐसे कभी होगा नहीं, क्योंकि ये
लॉजिकल नहीं है। जिस शिवसेना को सामान्य 80 लाख वोटर्स, 90 लाख वोटर्स ने वोट दिए, उसके मेंबर कितने हैं? 23 लाख। कोई मजाक बना रखा है। और पार्टी जो रिकॉग्नाइज होती है, मान्यता मिलती है उसको, तो मान्यता किस बात की होती है? अगर शिवसेना को 80 लाख 90 लाख वोट मिले तो वोट किसको मिले हैं? डायरेक्ट शिवसेना को नहीं मिले। शिवसेना ने जो अपने नुमाइंदे उम्मीदवार खड़े किए थे उनको मिले। ठाणा में कोपरी नाम का एक चुनाव क्षेत्र है, वहां से एकनाथ शिंदे शिवसेना के एमएलए बनकर चुनकर आए, तो लोगों ने किसको वोट दिए? लोगों ने शिवसेना को वोट दिए और उसके साथ ही एकनाथ शिंदे को वोट दिए। तो जिस उम्मीदवार को वोट दिए जाते हैं वो उसके वोट होते हैं और उसके ही वोट वो आगे चलकर शिवसेना के माने जाते। 56 एमएलए शिवसेना के चुनकर आए, उन्होंने अपना नेता करके उद्धव ठाकरे को चुना। राज्यपाल हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी हो, उन्होंने 56 एमएलए का नेता, विधायकों का नेता ऐसे डायरेक्टली उद्धव ठाकरे को प्रिज्यूम नहीं किया, गृहीत नहीं पकड़ा। उनको नेता चुनना पड़ता है। नरेंद्र मोदी 2 बार बीजेपी को मेजॉरिटी में लाकर चुनाव जीत गए, लेकिन फिर भी संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के जो एमपीज थे उन्होंने उनको अपना नेता चुना। ये दूसरा चुनाव होता है, क्योंकि जिन वोटर ने बीजेपी के 300 एमपी चुने थे, वो एमपी को उस चुनाव क्षेत्र का मतदाता अधिकार देता है कि देश का प्रधानमंत्री या विधानसभा का नेता कौन हो, उसके लिए आप आगे जाकर वोट करो। तो इसलिए बात यह है कि जो कागज एफिडेविट वगैरह सबमिट किए उसका कोई मतलब नहीं होता। एक एक मतदाता का भी आप एफिडेविट करके चुनाव आयोग के सामने रखोगे तो वो रद्दी का कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो चुनकर आया है, ये चुनकर आया शिवसेना के नाम पर, ऐसा सर्टिफिकेट चुनाव आयोग जिस विधायक को देता है उसका वोट क्या है उसे कीमत होती है। इसीलिए जो मुख्यमंत्री बनता है वो भी डायरेक्टली पार्टी ने चुना, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनता। उसको विधायक हो या एमपीज हो, उन्होंने अपना नेता मानना जरूरी होता है। तो इसलिए शिवसेना ने जो 23 लाख से ज्यादा एफिडेविट व कागजात सबमिट किए वो सिर्फ रद्दी के कागज के टुकड़े हैं, और चुनाव आयोग उसकी कोई कीमत मानेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि चुनाव आयोग कोई रद्दी की दुकान नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।